स्वागत है दोस्तों आप सभी का सीबीबी कर आर्ट क्लास में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूपी बोर्ड ने नया मॉडल पेपर जारी किया है और मॉडल पेपर में पूरा पेपर चेंज कर दिया है। तो अब आपका जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही अलग तरीके से आएगा। पूरा मॉडल पेपर में आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और आपको 100% याद भी करवा दूंगा। तो याद करने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो यूपी एमएसपी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है अपलोड हो चुका है। सारे सब्जेक्ट जो है एक एक करके मैं लेकर आऊंगा। यहाँ पे फिलहाल जो है भूगोल का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर पैटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन आंसर जैसे कि 1 से 8 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, ये तो रहेगा ही, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चन कम से कम कंपटीशन वाला डाल दिया है और आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ये कहां से आ गया, ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और दिमाग चकरा जाएगा। तो इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको 20 से 25 शब्दों में देना होगा। फिर 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। और फाइनली इसके बाद जो है यहाँ पे 23-24 जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर 150-200 शब्दों में देना होगा। फिर इसके बाद आपका मानचित्र रहेगा। मानचित्र में 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर पे भारत का क्वेश्चन रहेगा, भारत से संबंध रहेगा, और 26 नंबर क्वेश्चन में विश्व से संबंधित रहेगा। तो 5 नंबर विश्व का आता है भरने के लिए और 5 नंबर जो है भारत का आएगा। तो ये भी अच्छे तरीके से भी कवर करवा देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल दिया रहेगा। इसके बाद जो आगे दिया रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड दिया रहेगा। क्वेश्चन है कि रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। रूस में सामूहिक कृषि होती है, उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिल्पा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है झूम कहते हैं, तीसरा कोल खहोज कहते हैं, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ना तो मिल्पा कहते हैं ना तो झूम कहते हैं, इसको कहते हैं कोल खहोज। रूस में की जाने वाले कृषि सामूहिक कृषि को कोल खहोज के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख पाएंगे। इसमें क्वेश्चन कंपटीशन की तरह पूछ रहा है। इस बार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, वो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो इस प्रकार से अब आप क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रफल से प्रभावित होती है, क्या ये कथन सत्य है। अगर सत्य है तो आप टिक करेंगे, सत्य नहीं है तो भाई टिक नहीं करेंगे। दूसरा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास से होती है, क्या ये कथन सत्य है। आगे है जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में 10 गुणा करने पर 10 की वृद्धि प्राप्त होती है, क्या ये कथन सत्य है। जनसंख्या वृद्धि से प्रवास से प्रभावित होती है, क्या ये कथन सत्य है। इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। अगर कोई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से जनसंख्या वृद्धि कैसे प्रभावित होगी। कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जनसंख्या वृद्धि कैसे प्रभावित होगी। तो भैया नहीं होगी, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये असत्य है, ठीक है, सही नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, जब भाई जन्म होगा, सिंपल सी बात है। अब जब जन्म होगा कुछ लोग मरेंगे भी, तो कुछ लोग मरेंगे तो उनको क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है यहाँ पे जो लोग बाहर से किसी दूसरे देश में या क्षेत्र में आकर बसते हैं। गौर फरमाएंगे, जब कोई लोग बाहर से आकर किसी देश किसी क्षेत्र में आकर बसते हैं तो जहां बसेंगे वहां जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, ठीक है, खा हो जाएगा। और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि प्रवास से प्रभावित होती है। हाँ बिल्कुल प्रभावित होती है क्योंकि प्रवास जो होता है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जनसंख्या कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि पार साइबेरियन रेल मार्ग इनमें से किस नगर से होकर नहीं गुजरता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है पैटर्न, तो आपको डिटेल में समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। पार साइबेरियन रेल मार्ग को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और ये स्टार्ट होता है आपका जो है सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसके बीच में रूस की राजधानी मॉस्को आती है, लेकिन सिडनी इसमें
नहीं आता है क्योंकि सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा, क्योंकि सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। और ये बात हो रही है पार साइबेरियन रेलमार्ग की, रूस की, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अब बोर्ड में भी आएगा, बड़ा ही दिमाग चकरा देने वाला है। आइए समझने का प्रयास करते हैं, सिंपल भाषा में थोड़ा समझेंगे इसको। कह रहा है कि भैया यहाँ पे नीचे कथन और कारण दिया गया है, विचार कीजिए और सही उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। आपको कथन मिलेगा और कारण मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले कथन कारण देख लेते हैं कि भाई कौन सा कथन है, कौन सा कारण है। देखिए, कथन कह रहा है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उच्च कुशलता एवं दक्षता वाले विशिष्ट व्यवसायी श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है, ये कथन कह रहा है। अब कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख जो उत्पाद हैं वो रोबोट हैं, कंप्यूटर हैं, आधारित डिजाइन एवं निर्माण, रसायन, औषधियाँ हैं। तो क्या ये बात जो है यहाँ पे सही है, फिट है कि नहीं है? तो उत्तर में किया दिया है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये कह रहा है पहला ऑप्शन में। दूसरा कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कथन एवं कारण दोनों सही है किंतु कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो भैया इस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका छोटा सा एक ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है देखते हैं। पहले सबसे पहले जो कथन और कारण इस प्रकार से प्रश्न आए तो बीच में आपको क्योंकि लगा देना है। ठीक है भैया, यही जुगाड़ है, यही ट्रिक है, क्योंकि लगा देना है। अब जब आप क्योंकि लगा देंगे तब आपका यहाँ पे काम आधा हो चुका है, अब आधा काम बाकी है। तो आइए इसको पूरा कर लेते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। तो देखिए, कथन है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब ये होता है कि हाई टेक्नोलॉजी जो उद्योग होते हैं उसमें उच्च कुशलता। उच्च कुशलता का मतलब जिसके पास जानकारी होगी, भाई किसी को कंप्यूटर बनाना है, रोबोट बनाना है, तो आप किसी मजदूर को तो लेकर जाएंगे नहीं, उसके पास ज्ञान होना चाहिए ना, उच्च कुशलता वाला होना चाहिए ना, दक्षता मतलब उसके पास स्किल नॉलेज होना चाहिए ना, तो उसी को तो नौकरी पे रखेंगे आप। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है। अब यहाँ पे जब ये बात सत्य है तो आप यहाँ लगाएंगे क्योंकि। ये बात सत्य क्या है, क्यों है, क्योंकि। अब आगे देखिए, क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख जो उत्पाद होते हैं वो रोबोट बनाए जाते हैं, कंप्यूटर आधारित डिजाइन बनाई जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, रसायन औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बात दोनों सत्य है। और जो कारण है, ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये जो व्याख्या है, जो प्रश्न कथन कह रहा है उसी को तो बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, यानी कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बीच में आप क्योंकि लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालताई भाषाई समूह है? क्या चीनी तिब्बती है, क्या ऑस्ट्रिक है, क्या भारतीय आर्य है, क्या द्राविड़ है? बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा गा वाला। 74% जो है इसका राइट आंसर, 74% भारतीय आर्य जो है भाषा पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है भैया, क्वेश्चन घुमाया है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र नहीं है। पहले पूछा जाता था इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से बहती थी, सिंपल है, लोग बता देते थे कि राजस्थान से बहती है। अब भैया शहर का नाम पूछ लिया है, जिले का नाम पूछ लिया है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। तो देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है वो कमान जो क्षेत्र है वो नदी जो है जैसे कि एक नदी बहती है, इसमें नदी आके मिलती है। इस जो नीचे वाली जो नदी है इस नदी का नाम है सतलज नदी, और ऊपर से जो नदी आके मिलती है, ऊपर से जो नदी आके मिलती है इसका नाम है ब्यास नदी। दोनों आके मिलते हैं पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, और फिर यहाँ से इस स्थान से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और जो ये नहर है ये जो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू जिला, नागौर से, यहाँ से जो है ये जोधपुर यहाँ से जाती है, लेकिन कोटा से नहीं जाती है। कोटा से नहीं जाती है। आपको बता दें कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू ये सब जो है इंदिरा गांधी नहर वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा देखिए डिफिकल्ट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? तो पहले आपको जानना है अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि अंतर भी पूछा जा सकता है। नवी मतलब होता है नया, ठीक है, नवी मतलब होता है नया, और करणीय मतलब होता है करना। तो जिसको हम नया कर सकते
सकते हैं, जिसको हम नया बना सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय कहते हैं। अब जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, छोटा आ लग जाए तो समझ जाना वहां पे नकारात्मक शब्द छुप गया है। अब यहां पे देखिए नवीकरण का मतलब क्या होता है, नवीकरण का मतलब होता है जिसको हम नया बना सकते हैं, और अगर यहां पे छोटा आ लग जाएगा तो यहां पे नहीं हो जाएगा। अब यहां पे देखिए छोटा आ लग गया है, ठीक है, छोटा आ लग गया है, मतलब हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें से कोई साधन है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सीधा सीधा आंसर नहीं है, यहां पे डबल आंसर देना है आपको। जैसे जल, जल क्या नवीकरणीय है? हाँ बिल्कुल नवीकरणीय है, जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ताप, ताप को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इनसे हमें ताप मिला, हीट मिली, तो उससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खनिज तेल, जैसे पेट्रोलियम है, खनिज तेल ये है, तो इसमें जो है आपका गा और घा, ये दोनों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए गा और घा कहाँ लिखा गया है, ये है गा और घा, चौथे नंबर पे गा और घा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा और घा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपने पद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो सबसे पहला जो आता है शहर वो है मुंबई, ठीक है, पहला जो शहर सबसे बड़ा आता है आपका वो मुंबई है। मुंबई के बाद दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली के बाद कोलकाता है, कोलकाता है, ठीक है, और कोलकाता के बाद चेन्नई है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला मुंबई है, पहले मुंबई देखिए यहाँ पे है। अब इस जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसका कैसे आप जो है आंसर टिक कर सकते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको पहला पता है तो पहले पे देखिए जैसे मुंबई यहाँ पे लिखा है, और कहीं लिखा मुंबई, यहाँ पे भी लिखा मुंबई। अगर यहाँ मुंबई लिखा है तो आपको यहाँ पे देखिए ट्रिक लगा लीजिए, ये दूसरा और तीसरा वाला ये तो अपने आप कट जाएगा क्योंकि इन दोनों में मुंबई नहीं है। अब इसमें से चाहे ये सही होगा चाहे ये सही होगा, ठीक है, इस प्रकार से दिमाग लगा के ट्रिक लगा के, ठीक है। तो चाहे पहले का वाला सही हुआ या तो घा वाला सही होगा। अब दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, दिल्ली आता है, तो दूसरे स्थान पे दिल्ली देखो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली नहीं दिया गया है, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहला सही हो गया, ठीक है। ये अपने आप गलत हो गया क्योंकि इसमें दिल्ली दूसरे स्थान पर नहीं है। इस प्रकार से इसको टिक लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको आंसर भी चाहिए, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सभी का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि जो है जब आप पीडीएफ पाएं तो आप इसे आसानी से रिवीजन कर सके, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, पक्का ध्यान रख लीजिए, और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। आइए बात करते हैं अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसका उत्तर को 20 से 25 शब्दों में देना है और 2 नंबर आपको यहाँ पे इसके लिए मिलेगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पूछा है अशोधित या अपरिष्कृत जन्म दर का सूत्र लिखिए। अब यहाँ पे जो इतना सेंटेंस दिया है ये थोड़ा दिमाग चकराने वाला है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, सीधा सीधा भैया जन्म दर का सूत्र पूछ रहा है, सीधा सीधा काम, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना, सीधा सीधा जन्म दर का सूत्र पूछ रहा है, तो इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, भूमध्य सागरीय कृषि किन्हीं के 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। जिन जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि होती है उन 4 क्षेत्रों का नाम लिखना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। फिर ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में पुरुष जो प्रवास होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। फिर ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताइए, 2 अंतर बताना है आपको, 2 नंबर यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा एक एक करके, ठीक है। अब आइए इसका आंसर दिखाते हैं। तो पहले का जो 9वें का आंसर है यहाँ पे अशोधित अपरिष्कृत जन्म दर का सूत्र, तो सूत्र है यहाँ पे जन्म दर बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, जन्म दर बराबर लिखेंगे, जन्म दर बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि कुल जन्मों की संख्या, जो कुल जन्म लिए हैं उनकी संख्या, ठीक है, बटे कर देंगे कुल संख्या कितनी है, ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है, और गुणे क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, ठीक है, 1000 कर देंगे। तो कुल जन्म जो जन्म लिए हैं उनकी संख्या और कुल जनसंख्या गुणे 1000, वही यहाँ पे लिखा गया है कुल जन्मों की संख्या और भागे यानी बटे कर दिया गया है। यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है गुणे 1000 से इस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको चेक करेंगे एग्जामिनर, 2 नंबर दे देंगे क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। आगे है 10वें नंबर पे देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि के 4 क्षेत्र लिखिए। तो वो क्षेत्र जहां भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, ये नहीं कि भूमध्य सागर में की जाती है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि की बात हो रही है, ठीक है, भूमध्य सागर में नहीं हो रही है। तो यहाँ पे दक्षिणी जो यूरोप है यहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, उत्तरी जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहाँ पे की जाती है, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र में यहाँ पे भी की जाती है, कैलिफोर्निया वाला जो अमेरिका में क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पूछा गया, 4 लिख देंगे, एग्जामिनर आएगा चेक करेगा, 4 नंबर में आपको 4 पॉइंट पूछा है, ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि भैया लोग गांव से शहर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि शहरों में क्या होता है, रोजगार होता है। शहरों में क्या होता है, रोजगार होता है। शहरों में उद्योग के उपलब्ध होते हैं जिससे लोगों को आसानी से सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, पुरुष जो है प्रवास अधिक होता है। तो दो नंबर का है, 2 पॉइंट लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा, सिंपल है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फुटकर व्यापार सेवा क्या होता है। फुटकर का मतलब समझते हैं, जो आप दुकान पे खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो, 1 दर्जन 2 दर्जन, 1 पीस 2 पीस, ये सब क्या है, ये फुटकर है, ठीक है, ये फुटकर है। तो फुटकर व्यापार वो है जिसमें वस्तुओं को सीधा उपभोक्ता को छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है, ठीक है, छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है, जैसे मैंने बता दिया आपको। और आप यहाँ पे देख पाएंगे स्थानीय बाजार में हमें छोटे छोटे सामान देखने को मिल जाते हैं। कुछ फेरी वाले आते हैं कुछ सामान बेचने, वो फुटकर बेचते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये फुटकर व्यापार सेवा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 कह रहा है कि ताप विद्युत और जल विद्युत में 2 अंतर बताइए। ताप विद्युत क्या होता है, ताप विद्युत होता है जो कोयले पेट्रोलियम गैस से बनती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जल विद्युत जो होता है बहते जल से, बांधों से उत्पन्न होता है। तो पहला नंबर इस पे मिलेगा, दूसरा नंबर पे मिलेगा, 2 नंबर मिल गया, सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है, या सतत पोषणीय क्या होता है। देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि भैया सतत है, यानी सतत मतलब कंटिन्यूटी चल रहा है। और पोषणीय यानी जो हम पोषण करते हैं, जो उपयोग करते हैं, वो ऐसे संसाधन आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और हम भी उसका उपयोग कर लें, तो ऐसे संसाधन को सतत पोषणीय कहते हैं। इसमें लिखा है कि ऐसी विकास प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा हो जाए। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि आने वाला जो फ्यूचर है वो भी उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है। इस प्रकार को प्रक्रिया को सतत पोषणीय कहा जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 2 प्रमुख प्रकार लिखिए। अब यहाँ पे जो ये बात लिखा गया है इसको तो भैया घुमाने के लिए लिखा है कि भैया बच्चा जो है घूम जाए, दिमाग चकरा जाए कि ये क्या लिखा गया है। सिंपल नहीं पूछ सकता है, सिंपल लिखा है कि परिवहन के 2 प्रकार बताइए। सिंपल बातें हैं। तो परिवहन के 2 प्रकार में हो गया सड़क परिवहन, रेल परिवहन लिख सकते हैं, जल परिवहन लिख सकते हैं, वायु परिवहन लिख सकते हैं। 2 पूछा गया है तो 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मिल गया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि परिवहन वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यही व्यक्त कर रहा है, ठीक है। बस इतना काम कर देना, इसमें लिख देना है तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत की पूर्वी तट पर स्थित 2 बंदरगाहों के नाम लिखना है। भारत के पूर्वी तट पे बात हो रही है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं भैया। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है, पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है और कोलकाता है। तो पूरब में इस प्रकार से बंदरगाह हैं। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता बंदरगाह हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया। 2 पूछा है तो 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर मिल गया। इसमें आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर सही तरीके से आंसर को आप प्रेजेंट करेंगे तो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। जैसा पूछा गया है वैसा ही उत्तर देंगे। जैसे देखिए रोपड़ कृषि की 4 विशेषताएं पूछा है तो 4 विशेषताओं के लिए देखिए इस प्रकार से नंबर मिलेगा। अगर मान लेते हैं आप एक विशेषता लिखकर 3 विशेषता गलत कर देते हैं तो 1 नंबर तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 सही करते हैं और 2 गलत कर देते हैं तब भी आपको 2 नंबर तो जरूर मिलेगा। अगर आप चारों गलत कर देते हैं तो भैया कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नंबर मिलने से आपको फायदा है कि अगर आप 1 सही लिखे हैं तब भी आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। कुछ प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भैया। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, बड़ा थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चन का पैटर्न और अब सही तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोपड़ कृषि की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो 4 विशेषताएं बताने के लिए आपको यहाँ पे पहली विशेषता बतानी होगी कि रोपड़ कृषि यह एक व्यावसायिक कृषि का रूप है। पहला पॉइंट व्यावसायिक कृषि का रूप है, यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, दूसरा पॉइंट हो गया। एक कृषि की जाती है, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे वो चाय की हो, चाहे वो कपास की हो, चाहे कहवा की हो, एक ही खेती की जाती है लेकिन बड़े क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। आगे देखिए, इसमें पूंजी श्रम और वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक प्रयोग होता है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा है इसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है। तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो चौथे में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये आप जरूर एग्जाम्पल देंगे ताकि जो है और आंसर आपका परफेक्ट
बन पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेयरी कृषि का महत्व क्या है। डेयरी कृषि का महत्व नगरीय औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या बताएंगे, डेयरी कृषि का महत्व क्या है पहले ये बताएंगे। तो डेयरी कृषि से हमें दूध, घी, मक्खन आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं जो लोगों के पोषण के बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इसका क्या है महत्व है। तो इतना तो इसका उत्तर हो गया। अब ये नगरीय औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों की जाती है, अब यहाँ पे लिखा गया है उसका क्यों की जाती है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यहाँ दूध और दुग्ध उत्पाद की मांग अधिक होती है। भाई शहर में दूध ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ पे दूध, घी, मक्खन, मलाई ये सब ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो शहरों के नज़दीक ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो दूध लिखा है और दुग्ध उत्पाद लिखा है। दुग्ध उत्पाद का मतलब दूध तो है ही है, दूध से बने उत्पाद जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये सब उत्पाद हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इसमें कि परिवहन की सुविधा आसानी से वहां पे उपलब्ध हो जाती है, जिससे लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब गांव में कोई ऑटो इंतजार करना है तो भैया इंतजार करना पड़ेगा 10 घंटा, तब इसके बाद आएगा। 10 घंटा कम लग थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है तब आता है, लेकिन शहरों में वहां पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए सुविधा जहां पे रहेगी वहां पे भाई जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज का उत्पादन तो होगा ही। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर ले सकते हैं, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा कि पार कैनेडियन रेल मार्ग का चित्र बनाकर बीच के 2 स्टेशन का नाम लिखिए। इसका थोड़ा सा फिगर इस प्रकार से आप बना लीजिए ताकि जो है आपको थोड़ा यहाँ पे चित्र बनाकर दिखाने में आसानी हो जाए। ठीक है, समथिंग ऐसे ऐसे बना लेंगे तभी जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है मानचित्र ये नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे ऊपर जो देश है यहाँ पे है कनाडा देश है। ठीक है, यहाँ पे देश है कनाडा। ठीक है, कनाडा हो गया। अब इसमें से 2 आपको कोई शहर का नाम या फिर कोई ऐसे क्षेत्र का नाम बताना है। तो देखिए ये वैंकूवर लिखा गया है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे वैंकूवर है। ठीक है, और यहाँ पे हैलिफैक्स है, तो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है। अब इसके बीच का आपको 2 स्टेशन, बीच का लिखा है, बीच का 2 स्टेशन बताना है। कोई बीच का 2 स्टेशन बता देना है। तो यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, ओटावा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओटावा भरा गया है। ठीक है, मानचित्र को अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ओटावा है। ठीक है, ओटावा है। फिर इसके बाद बगल में यहाँ पे मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल है। ठीक है, यहाँ पे क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा है। 2 स्टेशन का नाम भरना है आपको। ठीक है, तो इसमें से दो भर देंगे। पहला तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी, दूसरा मॉन्ट्रियल भर सकते हैं या क्यूबेक भर सकते हैं। 2 पॉइंट आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको समझना पड़ेगा, चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए भरा गया है। जैसे यहाँ पे विनिपेग भर सकते हैं, ओटावा भर सकते हैं, ये 2 आप नाम यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में 4 अंतर लिखिए। तो आइए यहाँ पे 4 अंतर लिख देते हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नाम से स्पष्ट है भैया, बंजर भूमि है, यहाँ पे योग्य व्यर्थ भूमि है। ठीक है, यानी योग्य है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भैया योग्य तो है, योग्यता तो उनके अंदर है, लेकिन उनको अभी नौकरी नहीं मिली है, तो व्यर्थ पड़े हुए हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। तो बंजर भूमि पहले देखिए, जिस भूमि पर खेती असंभव हो। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे गोला कर रहा हूं ना, ये राउंड राउंड, ये आप ध्यान रखेंगे। बंजर भूमि का मतलब क्या है, जिस भूमि पर खेती असंभव हो उसे कहते हैं बंजर भूमि, पहला पॉइंट। दूसरा, योग्य व्यर्थ भूमि में क्या लिखेंगे, योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब जिसे सुधार कर खेती योग्य बनाया जा सकता है, यानी जो पढ़ा लिखा है, जो बेरोजगार है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो पढ़ लिख के वो नौकरी पा सकता है। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर वो व्यर्थ पड़ी हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है, योग्य बनाया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें चट्टाने व रेत अधिक होते हैं। ठीक है, उसमें चट्टाने रेत क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और ये कुछ समय से अनुपयोगी छोड़ी गई होती है, यानी कुछ समय के लिए क्या करते हैं, उसको अनुपयोगी छोड़ देते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, उर्वरता जो होती है बहुत कम होती या शून्य हो जाती है, इसमें थोड़ी उर्वरता बनी रहती है। चौथा पॉइंट है, इसका अस्थायी उपयोग कठिन है, इसका क्या है, अस्थायी उपयोग कठिन है, और जो योग्य व्यर्थ भूमि है इसे सुधार कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट इसके बारे में, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में जल संसाधन में तेजी से कमी आने के कारण क्या है। भाई बारिश नहीं होगी तो जल संसाधन में कमी तो आएगी ही। देख लेते हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। देखिए पहला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण से जल की मांग बढ़ रही है। पहला पॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात, जनसंख्या बढ़ेगी भाई तो मांग जरूर बढ़ेगी। उद्योगों और खेतों में अत्यधिक इसका दोहन हो रहा है, सिंपल सी बात है। इस बार देखिए बारिश नहीं हुई तो सारे लोग जो है खेतों में जो है सिंचाई करके धान अपना उगाए हैं, तो कहीं
कृषि में जबरदस्त उपयोग होता है पानी का। नेक्स्ट है वर्षा का आसमान वितरण, कहीं बाढ़ आ गया था इस बार, कहीं सूखा पड़ गया है इस बार, तो क्या है ये आसमान वितरण हो जाएगा। भूजल का अत्यधिक दोहन, भूजल का मतलब जो भूमि के अंदर जल है, जो पीने योग्य पानी है, उसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, तो ये सब भैया कमी आने का कारण हो जाएगा। चौथा है नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जल संरक्षण की कमी इसका मुख्य कारण है, इसलिए इसका क्या है संरक्षण जरूरी है। तो 4 पॉइंट ले देंगे, 4 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में एक रेखा चित्र दिया गया था, उसको क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, कुछ वहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, वहाँ पे क्वेश्चन देखकर उसमें से आंसर करना है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल मैंने इसका आंसर तो लिख दिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ मानचित्र के प्रश्न दिए रहते हैं, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए क्वेश्चन मानचित्र वाला है, जो भारत में आपको भरना है, कैसे भरना है आइए जानते हैं कैसे भरना है। दिए गए रेखा मानचित्र में जो है उपयुक्त चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाइए, तो आपको चिन्ह बनाना है ऐसे और उसका नाम भी लिखना है। चिन्ह बनाएंगे सही जगह पे आधा नंबर मिलेगा, फिर सही नाम लिखेंगे तब जाके आधा नंबर मिलेगा, जब ये पूरा दोनों सही हो जाएगा तब आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से भैया बड़ा डिफिकल्ट मामला है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली कोई एक नदी भरना है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। तो अगर मान लेते हैं ये भारत आपका हो गया कुछ समथिंग इस प्रकार से, ठीक है, ये भारत हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पश्चिम, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है, ये पूरब हो गया। पश्चिम से पूरब, तो गंगा नदी भी पश्चिम से पूरब बहती है, गोदावरी नदी पश्चिम से पूरब बहती है, कृष्णा नदी पश्चिम से पूरब बहती है, कावेरी पश्चिम से पूरब बहती है। तो इसमें से कोई भी एक नदी आप दर्शा सकते हैं। कैसे मानचित्र दर्शाना नीचे भी आपको और दिखा देंगे, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है महामार्ग पर स्थित एक महानगर बताना है। ये क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो ये जो है ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक परियोजना है, सड़क परियोजना है, जिसपे 4 महानगर जोड़े गए हैं। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है। तो कोई एक महानगर बताना है, ये 4 महानगरों में से कोई एक नाम दर्शा देनी है, ठीक है। आगे है उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उत्तर नॉर्थ है, ये उत्तर है, अगर मैं यहाँ पे आर लगा दूं तो ये नॉर्थ रेलवे हो जाएगा। और नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे भैया, दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली कहाँ पड़ता है, उत्तर में ही तो पड़ता है। मेन जो शहर है बड़ा वाला कहाँ पड़ता है, दिल्ली उत्तर में पड़ता है, तो इसी को मुख्यालय बना दिया गया है, सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए उत्तर भारत का एक तेल शोधन कारखाना, तो यूपी का भर देंगे मथुरा, ठीक है। मथुरा में क्या है, तेल शोधन कारखाना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर आप चेन्नई भर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई से बड़ा नगर कोई नहीं है दक्षिण भारत में, ठीक है। अब इसको मानचित्र भरना है तो ऐसे यहाँ मानचित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे सादा मानचित्र रहेगा, ये नहीं कि उसमें पूरा राज्य बना रहेगा, ऐसा नहीं, पूरा ऐसा सिंपल सादा मैप रहेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने वाली एक नदी बताना है, तो यहाँ पे कोई भी एक नदी दर्शा देना। जैसे अगर गंगा नदी दर्शानी है तो गंगा नदी इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पश्चिम से पूर्व बहती है, तो ये गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे दर्शाना चाहते हैं ऐसे दर्शा सकते हैं, नहीं तो जो है ये गोदावरी नदी इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे गोदावरी नदी, ठीक है, दर्शा देंगे। तो सही नाम लिखने का, सही जगह दर्शाने का 1 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के महामार्ग है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली हो गया, फिर यहाँ पे देखिए मुंबई हो गया, फिर यहाँ पे नीचे चेन्नई है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई है, और यहाँ कोलकाता है, प्रकाश जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे तो जो यहाँ पे दिल्ली है, ये 4 महानगर हैं, ठीक है, सड़क से जोड़ा गया है, सड़क मार्ग है ये, तो आप इसमें दिल्ली भर सकते हैं, कोई एक भर दीजिए, एक ही भरना है तो दिल्ली भर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से एक ही भरना है तो एक ही भर दीजिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो अभी मैंने आपको दिखाया था उत्तर रेलवे मुख्यालय। तो यहाँ पे देखिए जो टर्निंग पॉइंट ये है ना, यही आपको ध्यान रखना है, इसी के जस्ट सामने यहाँ पे आपको दिल्ली भर देना है, ठीक है, यहीं पे आपको दिल्ली भर देना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे। अगर मान लो तीसरा है तो यहाँ पे तीसरा इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे भैया, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है उत्तर रेलवे का एक तेल शोधन कारखाना, तो मथुरा भरना है। तो देखिए मथुरा कहाँ भरेंगे अब भैया, यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ मथुरा भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यूपी में आपका मथुरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा डाल देंगे जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आप देख लीजिए, 5वां भी देख लेते हैं फटाफट। तेल यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सॉरी नगर पूछा है, तो यहाँ पे नगर देख लेते हैं, चेन्नई हो जाएगा। तो चेन्नई को भरने के लिए यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे आप भर देंगे चेन्नई,
और यहाँ पे क्वेश्चन हम ले देंगे 5वां। ठीक है, बस काम हो गया, अन्य मिल जाएगा आपको 5 नंबर। ऐसे ही संसार का पूछा जाएगा। संसार में जैसे देखिए जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था का देश का नाम बताना है। तो अगर आप पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, अब मानचित्र इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, पहली अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर ऐसे होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में भी गिरावट आती है। और तीसरी अवस्था में निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर होता है। जो ये देश होते हैं यहाँ पे तीसरी अवस्था में, ये विकसित देश होते हैं। इसमें जापान आ जाएगा, इसमें जो है अमेरिका आ जाएगा, इसमें ब्रिटेन आ जाएगा। तो कोई भी एक देश भरना है, मान लीजिए जापान भरना है तो यहाँ पे देख पाएंगे जापान लास्ट में यहाँ पे आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जापान। ठीक है, जापान लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट लिख दीजिए, बस इतना काम करना है, काम हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा है उस देश का नाम लिखिए जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश के प्रगति को आधारिक माप घोषित किया है। भैया इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर भूटान होगा। तो भूटान आप जानते होंगे, भूटान भारत के ऊपर यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे भारत का मतलब भारत के ऊपर भूटान है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए भूटान और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र नाम सहित चिन्ह द्वारा भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये मध्य अफ्रीका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो एक ही क्षेत्र बताना है, तो मध्य अफ्रीका आप यहाँ ले सकते हैं, मध्य अफ्रीका। ठीक है, मध्य अफ्रीका लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, मध्य अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, हो जाएगा सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है केप काहिरा रेल मार्ग का बीच एक स्टेशन का नाम सही चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में इसी प्रकार से आएंगे। केप काहिरा पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जो काहिरा है ये किसकी राजधानी है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा है। और केप यहाँ पड़ता है, काहिरा जो है मिस्र की राजधानी काहिरा यहाँ पे है। तो इस प्रकार से जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक स्टेशन पूछा है, तो बीच में एक देश है, इसका नाम है सूडान, उसका राजधानी है खार्तूम। ठीक है, क्या है, खार्तूम। तो इस प्रकार से खार्तूम भर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, आप इस प्रकार से भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है एशिया का एक हवाई पत्तन पूछा है। तो हवाई पत्तन में आप जो है यहाँ पे जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे हवाई पत्तन है। ठीक है, इसका भर सकते हैं। एशिया में पूछा, जापान का भर सकते हैं, भारत का भर सकते हैं, इंडोनेशिया का भर सकते हैं। तो कोई आपको एक भरना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। पेपर पैटर्न आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे किस प्रकार से पेपर आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के जो है चैनल लिंक दिए गए हैं, आप उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछा जाएगा। और अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा मैं आपको। अगर आपको तैयारी करना है 8 सब्जेक्ट की तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।